हे गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 तक पढ़ लिया था। मॉन्टेगो, चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो आए थे 1919 में। तो नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और कहा जाता है कि ये जो एक्ट है एक तरह से बहुत बड़ा माइलस्टोन था, एक लैंडमार्क था। हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, संवैधानिक किताब में जो लिखा हुआ है, वो कम से कम 50% से ज़्यादा जो चीज़ें थी वो यहीं से उठाई गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको हम आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, सबसे पहले ये एक मिक्सचर था। अब मैं पहले कॉजेज़ में आपको बताऊंगा ये क्यों आया। तो एक मिक्सचर था, एक साइमन रिपोर्ट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और एक जॉइंट सिलेक्शन कमिटीज़ जो हुई थी। साइमन रिपोर्ट क्या थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि साइमन रिपोर्ट क्या थी। जब लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे तो साइमन कमीशन आया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट किस तरह हो रही है उसको चेक करना है। एक तरह से एक 7 बंदों का कमीशन था। चेयरमैन थे उनके जॉन साइमन जी। ठीक है। तो वहाँ पे फिर लोगों ने जब देखा कि ब्रिटिशर्स जो है इस कमीशन में बहुत ज़्यादा है, ब्रिटिशर्स इस कमेटी में बहुत ज़्यादा है, इंडियन बहुत कम है, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, साइमन बैग के नारे लगाना शुरू कर दिए। तो वहाँ पे फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी, एक तरह से सुलह जैसी करनी पड़ी। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, साइमन रिपोर्ट और एक जॉइंट सिलेक्शन कमेटी बिठाई गई। उसके बाद ये नए रिफॉर्म्स आए, नए चेंजेस आए। तो क्या थे ये रिफॉर्म्स, चलिए देखते हैं। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया, ये इट वॉज अ सेकेंड माइलस्टोन टू माइलस्टोन टूवर्ड, ये हमारी टेक्निकल टीम से गलती हो गई है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ टूवर्ड्स आना था, टूवर्ड्स कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है। तो पहला मैंने आपको बताया था जो 1858 में आया था, पहला वो था, और सेकंड ये है। मतलब सेकंड माइलस्टोन या लैंडमार्क जिसे हम कह सकते हैं, इसी के बेस पे एक फाउंडेशन तैयार हुई थी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इसमें 321 सेक्शंस थे और 10 शेड्यूल्स थे। ठीक है। मतलब इसको बहुत लेंदी था। ये कहा जाता है कि इट वॉज ए लेंदी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह था। यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे थे, फेडरलाइजेशन ऑफ पावर्स। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि फेडरलिज्म कब आया था। फेडरलाइजेशन ऑफ पावर की पावर जो है अब डिवाइड होना शुरू हुई। ठीक है, फेडरलाइजेशन होना शुरू हो गई। फेडरलाइजेशन कैसे शुरू हो गई कि फेडरल लिस्ट बनाई गई, एक फेडरल लिस्ट होगी सेंटर के पास। ठीक है। फेडरल लिस्ट जो होगी एक सेंटर के पास होगी। उसके बाद एक होगी प्रोविंशियल लिस्ट, है ना। प्रोविंशियल लिस्ट होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास, प्रोविंसेस के पास, जिसमें राजा महाराजा रजवाड़े जो भी थे वो सब लोग होंगे। और एक कॉन्करेंट लिस्ट होगी जिसमें दोनों होंगी, फेडरल भी और प्रोविंशियल लिस्ट भी। ठीक है। तो इस तरह से पावर जो है डिवाइड की गई और सबके लिए सूचियाँ बनाई गई, लिस्ट बनाई गई कि आपको इन इन लिस्ट पे इन इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर लेजिस्लेशन करनी है, काम करना है, कानून बनाने हैं। ठीक है। यहाँ पे लिस्ट बनाना शुरू हो गई। तो अगर बात करें हम उस टाइम की, उस टाइम में कितनी कितनी लिस्ट थी, तो फेडरल लिस्ट सेंटर के पास थे 59 आइटम्स। यहाँ भी हमारी टेक्निकल टीम से गलती हुई है, माफ़ कीजिएगा। टेक्निकल टीम हमारी थोड़ी नई है तो गलतियाँ बहुत कर रही है अभी। 59 आइटम्स। और उसके बाद प्रोविंशियल लिस्ट में थे 54 आइटम्स और कॉन्कुरेंट लिस्ट में थे 36 आइटम्स। तो आइटम्स इन द सेंस कि ये टॉपिक्स थे, जैसे सेंटर के पास दिए गए थे यार 59 टॉपिक, प्रोविंसेस के पास दिए गए थे 54 टॉपिक्स, और कॉन्करेंट लिस्ट में जो दोनों थे उनमें दिए गए थे 36 टॉपिक्स। और वॉइस रॉय को दी गई थी रेजिडोरी पावर्स, जैसे अपना होता है ना आजकल प्रेसिडेंट के पास होती है। तो जब मतलब जहाँ पे ना स्टेट ना सेंटर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वहाँ प्रेसिडेंट करेगा। उसी तरह आजकल वॉइस रॉय, माफ़ कीजिए, उस वक्त हम वॉइस रॉय के पास होती थी। तो वॉइस रॉय के पास थी रेजिडोरी पावर्स। ठीक है। रेजिडोरी पावर मैंने आपको बता दी कि जब ना तो स्टेट ना तो सेंटर, किसी टॉपिक के ऊपर ना तो स्टेट काम करेगा ना तो सेंटर काम करेगा, तो उस वक्त जो है वॉइस रॉय काम करेगा। ठीक है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, तो ये कुछ इस तरह था कि अब प्रोविंसेस में जो है ना, ये डायरार्की जो थी, मैंने आपको बताया कि डायरार्की क्या थी, एक डुअल गवर्नमेंट। प्रोविंसेस में उसको हटा दिया गया।
प्रोविंसेस में उसको हटा दिया गया और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेट कर दी गई। प्रोविंसेस में हटा दिया गया, हाँ सेंटर में रखी थी डायरकी, लेकिन प्रोविंसेस में हटा दिया गया था डायरकी को, ठीक है। और प्रोविंसेस को कहा कि तुम एक ऑटोनोमस यूनिट हो, ठीक है, ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है, तुम्हारे अपने स्फेयर्स है, हर स्टेट को कहा गया तुम इनके अंदर काम करो, ठीक है। सेंटर एक अलग से बैठा हुआ है, सेंटर तुम सब पे नज़र रखेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक ऑटोनॉमी दी गई, हाँ, कि जो मतलब आपने कमेटी सेट की है, एक काउंसिल सेट की है स्टेट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट बनाई है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगी जो भी हो रहा है स्टेट में, मतलब उनको जवाब देना पड़ेगा। जैसे प्रोविंसेस में गवर्नर बिठाए गए, अब गवर्नर को ठीक है, अब गवर्नर को हर जवाब देना पड़ेगा सेंटर को, वॉइस राय को, कि क्या हो रहा है। सेम जिस तरह आज हम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के नीचे चीफ मिनिस्टर बैठे होते हैं, तो कुछ उसी तरह उस वक्त सेटअप हो गया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। उसके बाद क्या, एबोलिस्ट डायरार्की, मैंने आपको बताया प्रोविंसेस में डायरार्की को ख़त्म किया गया, ठीक है। और जिस तरह की रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेट की गई, ऑटोनोमस बना दिया प्रोविंसेस को, और गवर्नर को कहा गया कि जो तो एक काउंसिल बनाई थी ना हमने 1858 में, 1858 में जो हमने काउंसिल बनाई थी उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। वो वाला जो मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था उस काउंसिल का, उसको ख़त्म कर दिया, एक नई एडवाइजरी सेट की गई, ठीक है, एक नई टीम सेट की गई, और जिसमें कि कुछ लोग थे, है ना, वो अब गवर्नर को एडवाइस करेंगे कि तुम भाई ये वाले फैसले लो, ठीक है, जनता के हित के लिए। और ये हालांकि 2 साल तक ही चली थी ये, 1937 से लेकर 1939 तक, 2 साल तक ही चली थी। उसमें 1937 और 1930 टाइम का ये पीरियड था, ये 2 साल के बाद क्यों बंद होगी 1939 में, क्यों ये डिसकंटिन्यू होगी, क्योंकि देखो इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी 39 के टाइम पे, है ना, वर्ल्ड वॉर होगी शुरू। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है पॉलिटिक्स में हाथ डाल दिया था। अब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, अपने जो भी थे नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, तो यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हो रही थी कि ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि तुम हमें अपने सैनिक दो, और हम जस्ट इसके बाद अगर जब हम वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाएगी, जब जीत जाएंगे, तो तुमको हम आज़ाद कर देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने मना करवा दिया कि नहीं ऐसा मत करना कभी, और ये तो जो है एक ब्लैंक चेक है ये ब्लैंक चेक क्या है ये मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा, अगर मैं हिस्ट्री की सीरीज़ लेके आता हूँ तो। लेकिन ब्लैंक चेक एक हिस्ट्री का है, एक मतलब एक मेल था ब्रिटिशर्स की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को कि आप जो है हमें अपने सैनिक दो और हम जो है आपको आज़ाद करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने मना कर दिया कि ये अंग्रेज़ है, ये झूठ बोल रहे हैं, अभी बना के निकल जाएंगे, हमको आज़ाद वज़ाद कोई नहीं करने वाले है। तो तब जाके 1939 में जो भी आपके मिनिस्टर्स थे, जो भी बैठे हुए थे, जो भी गवर्नमेंट के अंदर थे, उन्होंने अपनी अपनी सीटें छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। तो 1939 में ये सब खत्म हो गया, ठीक है। डायरार्की स्टिल मेन्स इन सेंटर, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोविंसेस से तो ख़त्म कर दी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑटोनोमस गवर्नमेंट सेट कर दी, लेकिन सेंटर में वो रखी गई, ठीक है, और रखी गई और उसको डिवाइड भी किया गया रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में। ये रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया गया है लास्ट वीडियो में, ठीक है। हालांकि ये जो मतलब डायरार्की हो गया, ऑटोनॉमी होगी प्रोविंसेस की, ये ज़्यादातर पन्नों पे ही रह गया, ठीक है। प्रैक्टिकली ये इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया था, ठीक है, ये पन्नों पे ही था, ज़्यादा ज़्यादा 30 to 40% ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता था। तो आगे चलते हैं बाई कैमलरिज्म। बाई कैमलरिज्म मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में, जहाँ अपर हाउस और लोअर हाउस होता था। तो कुछ इसी तरह का सेट किया गया प्रोविंसेस में, ठीक है। अभी भी आज के टाइम में भी मुझे कमेंट में बताएंगे आप कि इंडिया में कितनी स्टेट्स ऐसी है जिनमें बाई कैमलरिज्म है, स्टेट्स प्लस यूटी। तो उस टाइम पे ये 6 प्रोविंसेस में लागू किया गया था, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और कुछ जुड़ी हुई प्रोविंसेस थी, ठीक है। और बाईकैमरल मैंने को बता दिया, अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है अपर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है लोअर हाउस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू रहा, वही कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की
मतलब कि एक अगर मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम ही लोग चुनेंगे, सिख है तो सिख ही चुनेंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए भी कर दिया गया था, वुमेन और लेबर वर्क के लिए सब, मतलब एक तरह से जो होता है ना रिजर्वेशन टाइप, कुछ उसी तरह का। तो काउंसिल मेड इन 1850, और ये मैंने आपको बता दिया कि 1858 में जो काउंसिल थी उसको ख़त्म कर दिया और नई एडवाइजरी सेट की गई थी गवर्नेंस के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सेट की गई थी। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक बनाया गया। रिजर्व बैंक बनाया गया उस टाइम पे, ये भी क्वेश्चन आता है आरबीआई कब सेट किया गया था, तो ये आया था 1935 वाले एक्ट में। ठीक है, किसके लिए बनाया गया? कंट्रोल करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ कंट्री। ओके, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेंटर का तो चला था, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन तो चला था, पहले ही बना हुआ था, लेकिन इस एक्ट में प्रोविंसेस के लिए भी बना दिया गया और जॉइंट के लिए। जॉइंट मतलब कि एक से ज़्यादा स्टेट्स जो है, एक से ज़्यादा प्रोविंसेस जो है, अगर वहाँ पे कोई कार्य इकट्ठा करना है तो वहाँ पे उस कमीशन के तहत आपको लोग चुनने हैं, तो वो इस एक्ट में बनाया गया था, प्रोविंसेस प्लस जॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट 1937। ठीक है सर, तो फेडरल कोर्ट बनाया गया 1937 में। ठीक है, जिसमें एक चीफ एक जस्टिस ही होंगे और 6 उसके साथ में प्रायर जजेस होंगे। ठीक है, लास्ट, वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज टू 10% ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, फ्रेंचाइज बढ़ा दी गई और 10% जो पॉपुलेशन थी वहाँ से वोट निकालने की जो कैपेसिटी है वो तय कर दी गई, पहले कम थी। तो ये मेन चेंजेस थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हुए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फेडरलिज्म से बनते हैं। बाईकैमरलिज्म किन किन स्टेट्स में हुआ था और रिजर्व बैंक कब बना था, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। डायरकी खत्म हुई थी या नहीं हुई थी, कुछ इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी था, हालांकि अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एम लक्ष्मीकांत का रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, तो मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाऊँगा, ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाऊँगा, और एग्ज़ाम भी प्लस इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि इसी वक्त जो है बर्मा एक्ट भी आया था, उसके बाद स्टेट और कंट्री रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, बाउंड्रीज डिवाइड हुई थी, तो बर्मा एक्ट भी आया था, वहाँ से बाउंड्रीज जो है डिमार्केट हुई थी। तो ये बर्मा वाला मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बुक्स में ये बर्मा का भी होता है साथ में। ठीक है, तो जितना मैंने आपको बताया ये इनफ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को लेकर। और अगर आपके पास बुक है तो बुक के साथ आप और पढ़िए, लेकिन ये जो वीडियोस है यहाँ से आप वर्बल इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आपको एक हेडलाइनर की तरह ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रहेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के साथ। उसके बाद ख़त्म हो जाएगा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और हम उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर देंगे। अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह थी, कैबिनेट मिशन वगैरह आया था, कितने दिन में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी वाला, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।